Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो गाइज आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी का जो BSCG प्रोग्राम है, यहाँ पे हम टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए BBYCT 131 आपका कोर्स कोड है और बायोडाइवर्सिटी माइक्रोब्स एल्गी फंजाई आर्चिगोनेट्स यहाँ पे कोर्स टाइटल है। तो देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग है 2 आवर्स का होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको 50 मिल जाएंगे जब आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है इसमें आपको लिखा है कि भाई सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है और मार्क्स जो है एक एक क्वेश्चंस के आगे वहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सामने आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देन यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले फटाफट जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि ये जो वीडियो है आपके काम ही आने वाला है और आप भूल भी जाते हैं एंड में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए वायरसेस फ्रॉम आरएनए वायरसेस विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल एंड डायग्राम्स। यानी यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसके बिटवीन, तो डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के बिटवीन आपको डिफरेंस बताना है और साथ ही इसको डिफरेंस बताने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स और डायग्राम का यूज़ करते हुए डिफरेंस बताना है। तो 4 मार्क्स तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताने के मिलेंगे, लेकिन 1 मार्क्स आपको डायग्राम और एग्जाम्पल के मिलेंगे। आप सभी के जो बुक में है वो डीएनए वायरस जो है आपका टी फेज और आरएनए वायरस वहाँ पे टबैको मोज़ेक वायरस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स के को लेकर यहाँ पे आंसर्स बताएं और साथ ही जो आपके डायग्राम है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो डायग्राम आप देख लीजिएगा अपने ब्लॉग्स वगैरह से। तो देखिए जेनेटिक मॉडल की बात करें तो जेनेटिक मॉडल के बेसिस पे जो डीएनए वायरसेस होते हैं वो आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकते हैं, यानी उनके जो जेनेटिक मेटल होगी वो गाइस डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगी। ठीक है, और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में भी आपने समझा होगा डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, तो ये सारी चीज़ें आपने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में देखा है, तो एक बार उसे भी जाके आप देख लीजिएगा। बात करें वायरल जीनोम की तो ये रेप्लिकेट कैसे करती हैं, तो ये होस्ट सेल की सेलुलर मशीनरी का यूज़ करके उसे हाईजैक करके अपने क्या है प्रोजेनीज प्रिपेयर करती हैं, अपने कॉपीज़ प्रिपेयर करती हैं, है ना। कॉपीज़ ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा, प्रोजेनीज आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, बाकी इसमें रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, जस्ट ये अपने होस्ट सेल की सेलुलर मशीनरी का यूज़ करके ही अपने कॉपीज़ प्रिपेयर करते हैं। बात करें आरएनए वायरसेस की तो आरएनए वायरसेस आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी उनके जो जेनेटिक मेटेरियल है गाइस वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। तो कुछ आपके जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनके पास पॉजिटिव सेंस के आरएनए होते हैं, यानी जो जेनेटिक मेटेरियल होता है गाइस उनका पॉजिटिव सेंस का आरएनए होता है और ये डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रोटीन को, यानी जो पॉजिटिव सेंस वाले आरएनए वायरस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बात करें जबकि आपके जो नेगेटिव सेंस के जो वायरस होते हैं यानी नेगेटिव सेंस आरएनए जो होते हैं उनको ज़रूरत पड़ता है सबसे पहले कि वो पॉजिटिव आरएनए में कन्वर्ट हो और बिफोर वो जाके प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल पे डिफरेंस हो गया। बात करें इसके रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी के बेसिस पर क्या डिफरेंसेस होते हैं डीएनए और आरएनए वायरसेस की, तो देखिए डीएनए वायरसेस जो होते हैं आपके वो टिपिकली रेप्लिकेट कैसे करते हैं, तो वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस पे रेप्लिकेट करते हैं। वो क्या करते हैं होस्ट सेल के डीएनए को यूटिलाइज करके रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, है ना। वो मशीनरी को यूज़ करेंगे पूरा होस्ट सेल का और वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। देन उनको ज़रूरत होती है कुछ एंजाइम्स की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ओन वायरल पॉलीमरेज या फिर होस्ट पॉलीमरेजेस उनके पास होता है, उनका यूज़ करके वो क्या करते हैं रेप्लिकेशन करती हैं। देन एग्जांपल्स की बात करें तो हर्पस वायरस आपने सुना होगा नाम, उसके बाद हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर एडिनो वायरस भी आपका रेप्लिकेट कुछ इस प्रकार से करता है, ये डीएनए वायरसेस है। देन आरएनए वायरसेस की बात करें में तो आरएनए वायरसेस आपके रेप्लिकेट कैसे करते हैं, तो वो भी होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में करते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है, डीएनए वायरस न्यूक्लियस में करते हैं तो आरएनए वायरस किस में करता है होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में वो रेप्लिकेट करता है। ये भी अपना क्या है ओन जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो आरडीआरपी एंजाइम जो है वो कैरी करता है। इनमें एक पर्टिकुलर एंजाइम पाया जाता है जिसे आरडीआरपी कहते हैं, यानी क्या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेप्लिकेशन के लिए कौन से, तो आरएनए जीनोम के। एग्जाम्पल के तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया और कोरोना वायरस SARS-CoV-2 हो गया, इनमें आपको कुछ इस तरीके से रेप्लिकेशन देखने को मिलता है।
देन तीसरा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बेसिस पे बात करें कि वो ट्रांसक्रिप्ट कैसे करते हैं जेनेटिक मेटल का और ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए डीएनए वायरसेस जो हैं, डीएनए वायरसेस वो टिपिकली क्या है अंडरगो मतलब एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में चले जाते हैं, जिसमें कि जो उनका डीएनए जीनोम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमआरएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और देन ये वो ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट कर लेता है किस में, वायरल प्रोटीन में खुद को ट्रांसलेट कर लेता है यूजिंग द होस्ट सेलुलर मशीनरी, यानी सेलुलर होस्ट के सेलुलर मशीनरी का यूज़ करके खुद को मतलब वो क्या है वायरल प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेता है। देन उसके बाद आरएनए वायरसेस की बात करें तो आरएनए वायरसेस जो है इनका जो जेनेटिक मेटेरियल होता है गाइस वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन में किसके, होस्ट के सेलुलर मशीनरी का यूज़ करते हुए वो डायरेक्टली, अगर आपका पॉजिटिव सेंस में होगा तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव सेंस में होगा तो नेगेटिव सेंस में से के बाद उनको क्या है पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा आरएनए को, देन उसके बाद वो जाके सेलुलर मशीनरी में वो खुद को प्रोटीन में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये कैसे होता है, मतलब ये एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। एमआरएनए क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं। क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए, जो कि आगे के जेनेटिक मेटेरियल को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो डीएनए वायरस हो गया आपका, जैसे कि हर्पस वायरस हो गया जो कि हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं, और वेरिसेला जोस्टर वायरस हो गया, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है डीएनए वायरस के। एडिनो वायरस भी आपका, जो ह्यूमन एडिनो वायरस होता है वो भी आपका डीएनए वायरसेस का एग्जाम्पल है। उसके अलावा पेप्लोमा वायरस हो गया जो कि एग्जाम्पल है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस का। आरएनए वायरसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंजा वायरस या सार्स-CoV-2 या फिर यहाँ पे क्या है कोविड-19 जो वायरस होता है वो सार्स-CoV-2 कहलाता है। तो मेजल्स वायरस भी हो गया और आपका हेपेटाइटिस सी वायरस भी हो गया, ह्यूमन बीइंग को या फिर अदर ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। डायग्राम जो है ये आप एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से आपको बनाना है, बाकी आप बुक से एक बार चेक करिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो यहाँ पे डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया विद प्रॉपर डायग्राम। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंजुगेशन या फिर ट्रांसडक्शन जो है बैक्टीरिया में जो होने वाला मैकेनिज्म है ना, तो उन दोनों में से आपको एक ही यहाँ पे डिस्कस करना है, दोनों में से एक, ऐसा नहीं कि दोनों कर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा घुमाया जाता है और बच्चे क्या करते हैं दोनों करके आ जाते हैं और टाइम खोटी करके आ जाते हैं। तो टाइम खोटी मत करिए, यहाँ पे कंजुगेशन या फिर ट्रांसडक्शन ही पूछा गया है, तो उन दोनों में से आपको एक करना है प्रॉपर डायग्राम का यूज़ करते हुए। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन की बात करें तो बैक्टीरियल कंजुगेशन जो है इन्वॉल्व होता है कुछ फॉलोइंग स्टेप्स में। तो सबसे पहला इनमें पाइलस का फॉर्मेशन होता है। किसका गाइस, पाइलस का फॉर्मेशन होता है। तो जो डोनर सेल होता है यानी क्या करता है, जो प्लाज्मिड गिव करता है यानी F+ सेल कहलाता है वो, है ना, फ्रॉम अ सेक्स पाइलस उसे कहते हैं। वो क्या है, जैसे ही कांटेक्ट में आता है किसके, N-F- रेसिपिएंट के, है ना, जो कि आपका फीमेल कह सकते हैं या फिर F- सेल रेसिपिएंट कह सकते हैं, उसके कांटेक्ट में आता है। तो देखिए क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट सेल, यानी दोनों के बिटवीन फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो पाइलस जो है एक तरीके से कंजुगेशन फॉर्म करने लगता है, यानी कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म करने लगता है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक तरीके से अनेबल करता है कि उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके किनके बिटवीन, तो डोनर और रेसिपिएंट। डोनर यानी जो प्लाज्मिड गिव करने वाला है और रेसिपिएंट जो क्या है वो जो प्लाज्मिड इनटेक करने वाला है ना। तो उन दोनों में क्या होना चाहिए, एक फिजिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो ट्यूब के माध्यम से होती है। तो देन यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, F- जो आपका प्लाज्मिड होता है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो F- फैक्टर जो है एक तरीके से क्या है, ऑरिजिन होता है ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये रेप्लिकेशन का ऑरिजिन होता है, शुरुआत यहीं से होती है रेप्लिकेशन की। और यहाँ पे हम बात करें कि एक स्ट्रैंड जो है वहाँ से कट होके क्या है रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट करता है, और यहाँ पे क्या है एंड द 5 एंड द एंटर्स द रेसिपिएंट सेल, और बाकी जो इसके 5 स्ट्रैंड है वो क्या है रेसिपिएंट सेल के एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो डोनर और रेसिपिएंट स्ट्रैंड जो है वो दोनों ही क्या है कंटेन करते हैं, क्या कुछ सिंगल स्ट्रैंड प्लाज्मिड जो है कंटेन करते हैं। और कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की बात करें तो ये सिंथेसाइज किया जाता है बोथ रेसिपिएंट एंड द डोनर, यानी डोनर और रेसिपिएंट दोनों ही ये क्या है कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या है
प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे जो रेसिपिएंट सेल होता है ये क्या कंटेन करता है, तो ये एफ प्लाज्मिड का एक कॉपी कंटेन करता है जो कि उसे क्या बनाता है, एक डोनर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं एफ प्लस यहाँ पे मेल है और ये बैक्टीरियल जीनोम है। तो बैक्टीरियल जीनोम में ये जो आपका इस तरह का जो ये देख रहे होंगे आप जीनोम, तो ये आपका फर्टिलिटी या फर्टिलिटी फैक्टर भी कहलाता है, जो कि आपका ट्रांसफ़र होता है किसके अंदर, फीमेल वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। देन यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन जो है एफ फैक्टर स्टार्ट कर देता है, यानी ये जो इसका चेन है एक तरीके से सर्कुलर, यहाँ पे प्लाज्मिड जो है ये टूट जाता है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो कंजुगेटिव आप यहाँ पे ट्यूब देख रहे हैं, इसके माध्यम से ये क्या है, दूसरे सेल के अंदर, दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल होना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब है माइग्रेशन करना स्टार्ट कर देता है किसमें, फीमेल सेल के अंदर। एंड देन यहाँ पे फीमेल सेल के अंदर जो माइग्रेशन करता है, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होता है जेनेटिक मटेरियल का, तो कुछ इस तरीके से एक जो स्ट्रैंड है यहाँ पे जाके दूसरे फीमेल बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे भी आपका एक क्या है, प्लाज्मिड फॉर्म हो जाता है और एक यहाँ पे भी आपका एक प्लाज्मिड फॉर्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से कंजुगेशन प्रोसेस जो है परफॉर्म होता है एफ बैक्टीरिया। दो डिफरेंट स्ट्रैंड के जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार से कंजुगेशन होता है। समझ गए होंगे आप कंजुगेशन क्या होता है, तो एफ पाइलस फॉर्मेशन होता है उसमें और क्या कहते हैं, प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देन हम बात कर ले ट्रांसडक्शन की। तो ट्रांसडक्शन से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे लाइक्टिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल के बारे में। ठीक है, तो उसी पे ये डिपेंडेंट यहाँ पे जो ट्रांसडक्शन है, कुछ इसी तरह का सिमिलर प्रोसेस हमें ट्रांसडक्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो रोल होता है गाइस किसका होता है, तो बैक्टीरियोफेज का होता है, यानी टी फेज का होता है। तो टी फेज क्या करते हैं, फर्स्ट इन्फेक्ट करते हैं डोनर सेल को और वहाँ पे लाइक्टिक साइकिल जो है स्टार्ट कर देते हैं। यानी जैसे ही वो क्या करते हैं, वो किसी बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल से चिपकते हैं, देन वहाँ पे उसके सेल वॉल के अंदर क्या है, इंजेक्ट कर देते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को। बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर इंजेक्ट कर देता है। वायरस क्या है, डेवलप करता है इट्स कॉम्पोनेंट टू द होस्ट सेल मशीनरी, है ना। तो वहाँ पे वो होस्ट सेल मशीनरी में वो खुद को बाद में डेवलप करता है। किस तरीके से, तो जो होस्ट सेल का जो डीएनए होता है गाइज, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, यानी जो वायरल एंजाइम वो राइजोसोम्स के पास, देखिए सबसे पहले जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जब वो लाइक्टिक साइकिल के अंदर होता है तो वो क्या करता है, राइजोसोम के पास जाता है, राइबोसोम के पास जाता है, वो क्या करता है, वायरल एंजाइम का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। अब वायरल एंजाइम जो है क्या कर देता है, जो होस्ट सेल का जो जीनोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हाइड्रोलाइज्ड कर देता है, यानी जो उसके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल पीसेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए है वो क्या हो जाता है, वो इंटीग्रेट कर जाता है किसके साथ, वायरल जीनोम के साथ। अब यहाँ पे जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर लेता है पूरी तरीके से बैक्टीरिया को और यहाँ पे जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र उसके अंदर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस परफॉर्म होता है। एक दूसरा प्रोसेस है जिसमें कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्यू रिस्ट्रिक्शन के साथ जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र होता है किसमें, डोनर से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। यानी ये कैसे होता है, तो टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो क्या है, अंडरगो मतलब एक तरीके से लाइजोजेनिक साइकिल के अंदर चले जाते हैं, जिसमें कि जो वायरस है वो एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर और वो इंटीग्रेट कर जाता है किसके साथ, जीनोम के साथ, किसके, होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाता है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ये क्या है, ये डोरमेंट रहेंगे यानी इनएक्टिव रहेंगे और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, वायरल जेनेटिक मटेरियल है, एक बैक्टीरियल सेल से उनके डॉटर सेल में क्या होगा गाइस, ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो ये लाइजोजेनिक साइकिल में होता है ना, जिसमें कि एक्सपोज हो जाता है एक तरीके से सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, है ना। तो फिर उसके बाद जैसे ही कि मान लीजिए कि आपका जो कंडीशन है एक बार फिर से बैक्टीरियल सेल के जो अगेंस्ट होता है, तो देन यहाँ पे लाइक्टिक साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ये वायरल जीनोम जो है ये इंड्यूस करेगा होस्ट सेल के जीनोम के साथ और यहाँ पे जो फेस जीनोम है यहाँ पे समथिंग क्या है, कुछ बैक्टीरियल जीनोम को कैरी करके रखते हैं, है ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, ये इंटीग्रेट हो जाते हैं फिर से जीनोम रेसिपिएंट सेल के साथ, रेसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ, है ना, जीनोम के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ओनली रिस्ट्रिक्टेड जीनोम हैज़ द पॉसिबली एंटरिंग द रेसिपिएंट सेल्स, यानी यहाँ पे क्या है, जो रिस्ट्रिक्टेड जीनोम होते हैं कुछ ही जो है वहाँ पे एंटर कर पाते हैं रेसिपिएंट सेल में। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम जो है, आप इस डायग्राम के ज़रिए भी आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एंटर करता है बैक्टीरियोफेज और किस तरीके से अपने जो
कॉपीज़ है उनको प्रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन भी देख सकते हैं जिसमें कि लैम्डा डीएनए है जिसका अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट साइट ये रहा, और यहाँ पे जो ईएस कॉली है, इस ईएस कॉली डीएनए है गाइस, यहाँ पे डीएनए के साथ किस तरीके से ये रेप्लिकेट करता है और खुद की कॉपियाँ मतलब डीएनए को इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाता है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, यानी हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डेसिपेट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर इन एल्गी। तो यानी वेल लेबल डायग्राम के साथ आपको डिफरेंट टाइप के जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एल्गी के अंदर, उसको यहाँ पे आपको बना के बताना है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, डायग्राम बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, है ना। यहाँ पे जो सबसे पहला है ये वाला आप देख सकते हैं, ए वाला जो है यहाँ पे बताया गया है क्या, ये रोडोफाइटा में पाए जाने वाले ये थाइलेकोइड पर बैंड जो है यहाँ पे और एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें फर्दर मैं नहीं बताऊंगा, है ना, ये चीज़ आप एक बार देख लीजिए, आपको ये हूबहू अगर आ जाता है तो बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे लिखे भी हैं, इनके टाइप्स वगैरह जो है लिखे हैं। बात करें यहाँ पे बी क्वेश्चन पार्ट की, तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एल्गल सेल में, ये भी आपको 5 नंबर दे जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एल्गल सेल में आपको डिफरेंस बता रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पे सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्या होते जो कि सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो गया। देन यूकैरियोटिक की बात करें तो ये इनके जो डीएनए होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना। तो न्यूक्लियस जो है डीएनए इनका कंटेन करता है, कौन, यूकैरियोटिक एल्गल सेल्स, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस तो वैसे इनमें पाया भी नहीं जाता है प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल्स में। बात करें इनके पास जो राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, नॉट अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो है वो ईआर के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप। देन यहाँ पे जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम्स के साथ जो है यहाँ पे ये अटैच होता है ना, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक एल्गल सेल में अटैच होता है। बात करें इसके तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में लिखा है डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडीज, यानी यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और गोल्जी बॉडीज हो गई, ये आपके नहीं पाए जाते हैं। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडीज जो है पाई जाती है। चौथा हम बात करें यहाँ पे टिपिकल स्मॉलर होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ये छोटा होता है ये। जबकि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक जो है बड़ा होता है एज कम्पेयर देन प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें, पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये अलग अलग हैबिटेट में मिल सकते हैं आपको, जैसे कि फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर या फिर सॉइल में भी आपको मिल जाते हैं। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक एल्गल सेल की, तो ये क्या है, ये भी आपको वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और सॉइल में, है ना। कुछ एल्गी जो हो गए आपके एग्जाम्पल के तौर पर प्रोकैरियोटिक, तो वो आपके साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये आपके कुछ प्रोकैरियोटिक एल्गा या एल्गी का यहाँ पे एग्जाम्पल है। बात करें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे कि यूकैरियोटिक एल्गल सेल की, तो यहाँ पे डायटम्स, डायनोफ्लेगलेट्स एंड ब्राउन एल्गी आपका हो सकता है। नीचे यहाँ पे टेबल भी दिया है, इससे भी आप एक बार क्या है रिमेंबर कर सकते हैं इस चीज़ों को, सेम वही चीज़ लिखा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपको डिस्क्राइब करना है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस और एग्रिकस बाय मेकिंग क्लियर लेबल डायग्राम्स। देखिए यहाँ पे लाइफ साइकिल तो बताना है, लेकिन किसका बताना है, या तो राइजोपस का बताना है या तो एग्रिकस का बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पे 5 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप राइजोपस या एग्रिकस दोनों में से एक का बताएंगे, दोनों आपको यहाँ पे नहीं बताना है। क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से फंसाया जा सकता है, इस तरीके से आपसे ज़्यादा लिखवा दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप वो देखेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर आप क्या है लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन जो पूछा जाए उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और आपके पास भी बहुत कम टाइम है। तो देखिए राइजोपस की बात करें तो लाइफ साइकिल जो है राइजोपस का वो 2 फेज में होता है, पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखिए सेक्शन की बात करें तो राइजोपस जो है यहाँ पे इनमें क्या है,
फॉर्मेशन होता है किसका, स्पोरोंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और स्पोरोंजियोस्पोर्स जो है किस तरीके से काम करते हैं, तो स्पोरोंजियोफोर्स जो है गाइज, ये क्या होते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड हाइफा होता है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक फंगल सेल है ना। ये क्या होता है, ये आपका राइजोपस और एग्रिकस, ये क्या है आपके फंगस है, क्या है गाइज, फंगस। तो यहाँ पे आपको क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मतलब ये जो इनका, तो इनके हाइफा में प्रोड्यूस होगा, है ना। माइसीलियम का जो यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है वो हाइफा होता है ना। आपके कुछ इस तरीके से हाइफा होते हैं ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइफा। तो ये अराइज होता है कहाँ से, तो वेजिटेटिव माइसीलियम से ही आगे चल के ये हाइफा यूनिटरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके हाइफा ही मिलके माइसीलियम बनाते हैं। बात करें स्पोरेंजियम की, तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मास ऑफ स्पोर्स कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम देखें तो जो आपके क्या कहते हैं, फंजई हो गए, फंजई में आपको ज़्यादातर क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो देखिए जो इसमें स्पोरेंजियम हो गया, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक तरीके से, स्पोरेंजियम जो हो गया ये मैच्योर हो जाता है और ये क्या है, रिलीज कर देता है क्या, स्पोर्स को एयर्स में, है ना, ये क्या करता है, ये स्पोर्स को रिलीज कर देता है, और ये जो स्पोर्स है ये वाइंड्स और अदर मीन्स से क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और एक बार जब ये सूटेबल एनवायरनमेंट में ये लैंड करती है तो यहाँ पे ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देती है और न्यू माइसीलियम का ग्रोथ करना स्टार्ट कर। तो जैसा कि आप सभी के ब्रेड पे भी बहुत सारे फंगस लग जाते हैं, वो ब्रेड माउल्ड होते हैं, वो अलग चीज़ है। तो उसके अलावा हम बात करें तो बहुत से फंगस जो है आपके बारिश में सब्जियों पे, पके हुए सब्जियों पे, खाने वाले पदार्थों पे, है ना, फूड फूड सब्सटेंस इन सबों पे आपके लग जाते हैं। बात करें इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है राइजोपस में ये कैसे होता है, तो यहाँ पे 2 कंपैटिबल हाइफा चाहिए होता है ना, यानी 2 कंपैटिबल हाइफा जो है अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी हाइफा जो है फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे फॉर्म क्या करते हैं गाइज, जाइगोस्पोर फॉर्म करते हैं। अब ये जाइगोस्पोर जो है गाइज ये थिक वॉल्ड होता है ना, रेस्टिंग स्पोर डेट कैन बी सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। ये इस टाइप का स्पोर होता है जो कि क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर देता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वहाँ पे ये क्या है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है बैम, व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल द जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू माइसीलियम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डायग्राम में यहाँ पे बना रखा है किस तरीके से आपको साइकिल प्रिपेयर करना है ना। यहाँ पे आपका क्या है, प्रोगैमेटेंजिया है। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोसेस है ये आपका राइजोइड्स, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसमें सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस प्रकार का इनका ये होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पोरोंजिया देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे वाले जो हैं ये स्पोरोंजिया 4 या फिर क्या है, स्पोरोंजिया के साथ जो लगे होते हैं ये स्पोरोंजिया 4 कहलाते हैं। स्पोरोंजियो स्पोर जो है गाइज, ये कुछ इस तरीके से स्पोरोंजिया जो है, स्पोरोंजियो स्पोर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और वो आगे चल के क्या है यहाँ पे जर्मिनेट कर जाता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और यहाँ पे हाइफा का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो 2 आपके अलग अलग हाइफा है, हाइफा में कुछ इस तरीके से फ्यूज़न होता है और ये जो फ्यूज़न सेल जो है यहाँ पे जाइगोस्पोरेंजियम जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन, जाइगोस्पोरेंजियम बनाते हैं और जाइगोस्पोरेंजियम आगे चल के जाइगोस्पोर बनाता है। देन उसमें कैरियोगेमी होती है ना, म्योसिस होता है और यहाँ पे जर्मिनेशन होने के बाद जम स्पोरोंजियो 4 बनाया जाता है। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, है ना। आपका 2 फेस में लाइफ साइकिल जो है प्रोसेसिंग होती है, परफॉर्म की जाती है, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एग्रीकस में जो है जो फॉर्मेशन जो होता है किसका, बेसिडियो स्पोर्स का, या फिर बेसिडियो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वहीं पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। तो जो ये बेसिडिया है गाइज, ये स्पेशलाइज्ड हाइफा कहलाता है जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस करता है। और ये जो बेसिडिया है ये अराइजिंग कहाँ से होता है, अराइज कहाँ से होता है, तो फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम से अराइज होता है ना। और ये जो बेसिडियो स्पोर है गाइज ये रिलीज हो जाता है फ्रॉम बेसिडिया और ये क्या है, मैच्योर हो जाता है। देन जो स्पोर्स है इनके डिस्पर्स कैसे होते हैं, तो वाइंड और अदर मीन से क्या है, डिस्पर्स हो जाते हैं। इफ़ अ स्पोर लैंड टू अ सुटेबल एनवायरनमेंट, जैसे ही ये सुटेबल एनवायरनमेंट में लैंड करते हैं ये क्या कर जाते हैं गाइस, जर्मिनेट कर जाते हैं और न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसकी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप
रिप्रोडक्शन में इसमें एग्रीकस जो है ये क्या है, ये दो कंपैटिबल हाइफा इनको चाहिए होता है कांटेक्ट के लिए, है ना। तो ये जो हाइफा है ये फ्यूज़ कर हो जाते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जाइगोट क्या है, ग्रो हो जाता है फ्रूटिंग बॉडी में जिसे हम मशरूम कहते हैं। और ये मशरूम क्या है, बेसिडिया कंटेन करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये क्या है, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, तो बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और बेसिडियो स्पोर जो है वो रिलीज़ हो जाता है किससे, बेसिडिया से। और ये बेसिडिया आगे चल के मैच्योर होकर लाइफ साइकिल को दोबारा से परफॉर्म करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे आपका लाइफ साइकिल आप ये से देख भी सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एग्रीकस, है ना। तो यहाँ पे आपका दो टाइप का है, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक होगा आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे कुछ हाइफा है, हाइफा किस तरीके से यहाँ पे फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पे बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, बेसिडियो स्पोर, है ना। फीचर्स की बात की गई है आर्कियोगोनेट के, यानी कुछ आपको फीचर्स बताने हैं, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बारे में बताने हैं आर्कियोगोनेट्स के बारे में। तो आर्चिगोनेट्स जो है, इससे पहले हमने यूनिफाइंग कैरेक्टर ऑफ आर्चिगोनेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने समझने की कोशिश की थी। लेकिन एक बार फिर से हम इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लें तो देखिए, आर्चिगोनेट्स जो है ये आपका ब्रायोफाइटा और ट्रेचियोफाइटा। ट्रेचियोफाइटा जो है आपके कौन से होते हैं, तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो है ये दोनों मिलकर ट्रेचियोफाइटा कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वस्कुलर बंडल पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग रखा जाता है। बाकी सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो तीनों में ही यहाँ पे क्या है, आर्कियोगोनियम पाया जाता है, आर्चियोगोनियम पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पे ये जो अदर प्लांट से जो हैं ये बिल्कुल ही अलग होते हैं, इनके फीचर्स यहाँ पे समराइज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले हम गैमेटेंजिया की बात करें तो देखिए, इनका जो गैमेटेंजिया जो होता है क्या होता है, आर्चिगोनेट्स जो है यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है अपने अंदर, जिसे हम गैमेटेंजिया कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, जैसे कि सेक्स ऑर्गन भी हम इसे कह सकते हैं। गैमेटेंजिया जस्ट अ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, है ना, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, तो गैमेट सेल का प्रोडक्शन करता है या सेक्स सेल का प्रोडक्शन करता है। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे फीमेल गैमेटेंजिया जो है इसको आर्चिगोनिया कहते हैं, जबकि ट्रैकोफाइट्स की बात करें तो इसको हम क्या है, ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, ओव्यूल्स कहते हैं। गैमेटेंजिया के प्रेजेंस से यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक, तो गैमेटेंजिया के प्रेजेंस से ही हम इसको एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर, गैमेटेंजिया का जो प्रेजेंस है एक तरीके से ये आर्चिगोनेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। साथ ही हम बात करें यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरीके से होता है, तो आर्चिगोनेट्स जो है एक तरीके से लाइफ साइकिल में वो क्या है, जैसे ही वो लाइफ साइकिल अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है। कैसे, तो देखिए अल्टरनेशन जो है एक तरीके से अब अदला बदली हम कह सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया भी है ना। जैसे कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट्स और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, कोई भी प्लांट है उसको दो फेस या दो स्टेज से गुजरना पड़ता ही पड़ता है। एक आपका स्पोरोफाइट हो गया और एक आपका गैमेटोफाइट हो गया। स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है पूरी वो स्पोरोफाइट होती है, लेकिन जब फ्लावरिंग पार्ट कहें या फिर जहाँ पे उसका सीड का फॉर्मेशन होता है वो उसका क्या कहलाता है गाइज, वो उसका गैमेटेंजिया या फिर गैमेटोफाइट कहलाता है ना। गैमेटोफाइट कहेंगे, गैमेटेंजिया नहीं। तो ये जो गैमेटोफाइट होते हैं गाइज ये हैप्लॉइड होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट जो होते हैं क्या होते हैं गाइज, डायप्लॉइड होते हैं, है ना। क्या होते हैं गाइज, स्पोरोफाइट डायप्लॉइड होते हैं और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं। देन बात करें जबकि स्पोरो क्या कहते हैं, तो ये चीज़ जो है अल्टरनेशन जो है हमें जनरेशन वाइज जनरेशन देखने को मिलता है, जो कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है आर्चियोगोनेट्स का। बात करें स्पोर प्रोडक्शन की, तो ब्रायोफाइट्स और ट्रिकोफाइट्स जो है, ट्रिचोफाइट्स जिसे हम फिर से एक बार बता दूं, आपके टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म हो गए, ये दोनों ही क्या करते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म तीनों ही यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। अब यही जो स्पोर्स है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, जो कि आगे चल के डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। देखिए, स्पोर प्रोडक्शन जो है एक क्रूशियल रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है आर्चियोगोनेट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनका डिस्पर्जल होता है और कॉलोनाइजेशन होता है ना, एक तरीके से न्यू हैबिटेट्स में, है ना। तो कुछ इस प्रकार से स्पोर फॉर्मेशन काम आता है इनके। बात करें लैक ऑफ वस्कुलर टिश्यूज़ की, तो ब्रायोफाइट्स में आपका जो वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम जो है वो अब्सेंट होता है। ग्रूव विद इन आर्चिगोनेट्स लैक ट्रू वस्कुलर टिश्यू, है ना। और ये क्या पोजेस करते, तो एक इन पे स्पेशलाइज टाइप के
टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जिस तरीके से आपके जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इन पे जो वाटर को ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये रिलाई किस पे करते हैं, तो इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का ऑस्मोसिस के जरिए होता है, और साथ ही जो क्या कहते हैं डिफ्यूज़न के ज़रिए भी इनका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। न्यूट्रिएंट भी कुछ इसी प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करता है। साथ ही वस्कुलर टिश्यूज़ ना होने के कारण ये जो फीचर है एक तरीके से ब्रायोफाइट्स में एक डिस्टिंग्विश फीचर है। पांचवा फीचर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज़, यानी जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें ट्रेचियोफाइट्स यानी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, तो इनमें जो है आपका ब्रायोफाइट्स में आपके नहीं पाए जाते हैं क्या वस्कुलर टिश्यू, लेकिन ट्रिचियोफाइट जो है यहाँ पे आपके डेवलप वस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये जो वस्कुलर टिश्यूज़ जो है ये क्या है, कंसिस्ट क्या करते हैं, तो जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है जो कि वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्लांट्स का एक जगह से दूसरी जगह करने का काम करते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है गाइस, वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ट्रैकोफाइट्स को अलाउ करता है कि वो और भी ज़्यादा लंबे हो सके, टॉलर हो सके, है ना, और डेवलप कर सके अपने रूट्स को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप कर सके, और एक एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज का ट्रांसपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे कुछ 5 फीचर्स जो थे जो कि एक तरीके से डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्चिगोनैड्स के बारे में बताते हैं। और वाइल ब्रायोफाइट जो है इनमें क्या होता है गाइस, लैक वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ये रिलाई करते हैं ऑस्मोसिस एंड वाटर, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न पे, है ना, ऑस्मोसिस वाटर के लिए, और न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के जरिए होता है। ट्रिकोफाइट्स की बात करें तो इनमें वेल डेवलप वस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं गाइस, जो कि एनेबल करते हैं ग्रो लार्जर, उसको ज़्यादा लंबा होने में मदद करते हैं, और एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो है, रूट्स जो होते हैं इनमें, रूट्स स्टेम्स और लीव्स जो है, ट्रू रूट्स लीव स्टेम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एडिशनली हम बात करें तो ये दोनों ही ग्रुप जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिसमें कि प्रोड्यूस वो क्या है स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और गैमेटेंजिया पोजेस करते हैं, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेटेंजिया चाहिए होता है वो इनमें अवेलेबल होता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स है, यानी इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस करा था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ये आपने देख लिया यहाँ पे। तो देखिए हेटेरोस्पोरी जो है यहाँ पे एक तरीके से फेस होता है, जिसमें कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। एक आपका माइक्रोस्पोर होता है, दूसरा आपका मेगास्पोर होता है ना। एक तरीके से बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में काम आते हैं ना। प्लांट्स की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से उन्हें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना है। देखिए माइक्रोस्पोर जो होता है, एक बार फिर बता दो आपको, ये मेल स्पोर कहलाता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। बात करें मेगास्पोर्स की तो ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये भी एक तरीके से इवोल्यूशनरी सक्सेस में काफ़ी ज़्यादा इनका लीडिंग रोल रहा है। यहाँ पे हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी के। तो सबसे पहला देखिए, ये इंक्रीज करते हैं रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को, यानी सबसे पहले हमें क्या है ये जो 2 टाइप के जो स्पोर हैं वो टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हेटेरोस्पोरी अलाउ करता है प्रोडक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पोर्स, यानी 2 तरह के स्पोर्स के प्रोडक्शन को यहाँ पे अलाउ करता है, और एक तरीके से स्पेशलाइज्ड या फिर कहें पर्टिकुलर रोल जो होता है रिप्रोडक्शन में वो परफॉर्म करने का काम करता है। माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप हो जाता है मेल गैमेटोफाइट्स में, जो कि आगे स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन करता है। बात करें जबकि मीगास्पोर जो है गाइज वो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है एग सेल कंटेन करके रखता है। अब ये जो सेपरेशन है मेल और फीमेल का, यहाँ पे उनके फंक्शंस को भी डिफ्रेंशिएट करता है ना, यानी फंक्शन जो है इनका इंक्रीज कर देता है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है रिप्रोडक्शन का, और इंश्योर करता है कि जो स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के जरिए मतलब हो पाए, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये इंक्रीज करता है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को। बात करें प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं पाइनस ट्री देखा है आपने, उसमें बहुत सारे क्या होता है ऊपर से ये बहुत सारे मेल गैमेट्स या कहें स्पोर्स का पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये जो है एक तरीके से क्या करते हैं अदर फ्लावर मतलब सेम प्लांट में
प्रेजेंट रहने वाले जो आपके क्या होते हैं स्टेमन और जो कार्पेल होता है, स्टेमन और कार्पेल होता है, उन दोनों में फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, तो उसको रोकने का, प्रिवेंट करने का काम करता है। तो कैसे करता है? तो ये क्या है, सेपरेट ये क्या है, सेपरेटली प्रोड्यूस करते हैं क्या, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अलग अलग फ्लावर पे यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। हेट्रोस्पोरी क्या है, प्रमोट करता है आउट क्रॉसिंग को प्रमोट करता है, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सके, पॉलिनेशन हो सके, उसको प्रमोट करने का काम करता है। और रिड्यूस करता है लाइकलीहुड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी सेम प्लांट में क्या हो, फर्टिलाइजेशन अकोर ना हो पाए, पॉलिनेशन अकोर ना हो पाए, तो इसको रिड्यूस करने का काम करता है। ये इनहेंस करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को और रिड्यूस करता है क्या, चांस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, बेनिफिट करता है लॉन्ग टर्म में और वायबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी को, प्लांट की एडेप्टेबिलिटी में, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेक्चर नंबर आई डोंट नो, बट यहाँ पे आप देखिएगा थंबनेल से आपको पता चल जाएगा। एडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्स इन्वायरमेंट हमें देखने को, एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स की बात करें कि किस तरीके से हेट्रोस्पोरी एक तरीके से अलाउ करता है प्लांट को कि वो वाइड रेंज इन्वायरमेंट, वाइड रेंज कंडीशन में खुद को एडप्ट कर सके, तो हेट्रोस्पोरी के ही कारण ये संभव हो पाता है। डिफरेंट टाइप के स्पोर इनमें प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक तरीके से रिस्पॉन्स होते हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्यूज़ के, है ना। जैसे कि कभी ठंड के समय में कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, कभी गर्मी के समय में, तो एक तरीके से वो क्या है, कंडीशन को, अलग अलग कंडीशन को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते चलते हैं, और वही क्या है, वो जो जेनेटिक और वही ट्रेट्स जो क्या है उनके जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम टेम्परेचर, लाइट और मॉइस्चर लेवल्स की बात करें तो इन पे भी डिपेंडेंट होते हैं, है ना। इनका जो डाइवर्स इन्वायरमेंट एडेप्टेशन जो है, किस तरीके से अगर किसी एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट करेंगे, लाइट कम है, ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेंगे, मॉइस्चर कम ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेंगे। तो यानी ये अडेप्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है और एक तरीके से सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो पाता है, जिसमें कि ऑप्टिमाइज करता है टाइमिंग और कंडीशन को स्पोर जर्मिनेशन के, है ना। तो ये कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। चौथा हम बात करें इसके इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस की, तो हेट्रोस्पोरी जो है एक तरीके से क्रूशियल रोल प्ले करता है इवोल्यूशन ऑफ सीड प्लांट्स के, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आपके सीड फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें जो इवोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा हमें क्या है, डाइवर्सिटी जो है आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही देखने को मिलती है। तो इनके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा ये इवोल्यूशन हुआ है इनमें, क्योंकि इनमें जो है आपका जो है जो स्पोर्स का फॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हेट्रोस्पोरी और क्या करता है, प्लांट्स में सेलेक्टिव एडवांटेजेस देखने को मिलता है ओवर होमोस्पोरस प्लांट्स में, है ना। होमोस्पोरस में क्या एक ही टाइप का स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो बिकॉज इट अलाउड मोर प्रिसाइज एंड स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा मोर प्रिसाइज, एक तरीके से मोर कैलकुलेटेड, है ना, एकदम, और स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को क्या करता है, अलाउ करता है और इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, है ना, कि सक्सेसफुली फर्टिलाइज कर सके प्लांट और सीड्स का फॉर्मेशन कर सके, सीड का प्रोडक्शन कर सके। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ हैबिटेट रेंज की बात करते हैं। हेट्रोस्पोरी जो है एनेबल करता है प्लांट को कि वो डाइवर्स हैबिटेट में कॉलोनाइज कर सके खुद को और एक्सपेंड कर सके अपने रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। बात करें जो इनका प्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का, इनका अलग अलग एडेप्टेशन पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट उनको फैसिलिटेट करता है, उनके कॉलोनाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, और एक तरीके से जब कभी फ्लक्चुएशन होता है हैबिटेट में तो उसमें भी वो खुद को क्या कर लेता है गाइज, अडॉप्ट कर लेता है ना। बात करें ये कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल जो सक्सेस है, इकोलॉजिकल डोमिनेंस है हेट्रोस्पोरस प्लांट का, है ना, वेरियस इकोसिस्टम में। तो ये एक तरीके से हमें कंट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलता है। इन समरी अगर हम बात करें तो वही सेम चीज़ है, हेट्रोस्पोरी प्रोवाइड क्या करता है, सेवरल बायोलॉजिकल एडवांटेजेस प्रोवाइड कराता है और साथ ही इंक्रीज करता है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को और प्रिवेंशन करता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। ये सारे की पॉइंट्स है, अगर
आप ये याद रखते हैं तो आप आंसर्स को ईजिली आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। डाइवर्स इन्वायरमेंट्स को इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस और एक्सपेंशन ऑफ हैबिटेट रेंज, और ये जो बेनिफिट्स है कंट्रीब्यूट करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को, जेनेटिक डाइवर्सिटी को, इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस को हेटेरोस्पोरस प्लांट स्पीसीज में, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका होता है। गाइज यहाँ पे 7वें क्वेश्चन की बात करें जिसमें कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है जिम्नोस्पर्म्स का, इसको आपको इन्यूमरेट करना है, यानी आपको यहाँ पे अलग अलग जो भी आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के यहाँ पे आपको बताने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो है यहाँ पे ये कौन से टाइप के प्लांट कहलाते हैं ये, तो ये सीड बियरिंग प्लांट होता है और इनके जो सीड्स होते हैं गाइज नेक्ड होते हैं ना। जैसे कि हम बात करें कॉनीफेरस साइकर्ड्स या फिर गिंकगोज हो गया या फिर सेवरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम कुछ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपका जिम्नोस्पर्म्स द्वारा होता है। सबसे पहला जो टिम्बर और लुम्बर जो है, टिम्बर लुम्बर जो है लकड़ियाँ जो हैं आपके जो जिम्नोस्पर्म्स के काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स ऑफ टिम्बर यहाँ पे से हम प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर या लुम्बर जिसकी बात कर लें हम। कॉनीफेरस ट्रीज, जैसा कि आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जो लगे हुए पाइन और फर या फिर स्प्रूस के जो पेड़ होते हैं बड़े ही, वो एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर बनाने में, और क्या है पेपर के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, उसके पल्प का यूज़ किया जाता है। साथ ही ये जो ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल वुड्स होते हैं इनके, जो कि सड़ने गलने या फिर क्या है हाईली ज़्यादा क्या होते हैं हाईली स्टाउट होते हैं ना। वेरियस एप्लीकेशंस में इनका यूज़ किया जाता है। बात करें दूसरी इंडस्ट्री जो आपकी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है जो कि जिम्नोस्पर्म्स वुड का यूज़ करती है, तो पर्टिकुलरली हम बात करें सॉफ्टवुड ट्रीज़ की, तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइडर यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए, पल्प इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में। देन इनके जो लॉन्ग फाइबर जो प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ये वुड को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ना। अलग अलग फाइबर होता है, तो यहाँ पे जो फाइबर होते हैं इनके लॉन्ग होते हैं जिसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी जो है पेपर को मिलता है, इनके पेपर प्रोडक्ट को। बाकी हम बात करें इनसे क्या है सूटेबल पेपर्स बनाए जाते हैं जो कि प्रिंटिंग, पैकेजिंग और अदर पेपर बेस्ड एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। तीसरा एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पे जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फिर लैंडस्केपिंग प्लांट्स होते हैं जिसे आप साज सजावटी के लिए रखते हैं अपने घरों में, तो वैसे बहुत से ऐसे जिम्नोस्पर्म्स के स्पीसीज़ हैं जैसे कि पाइन, स्प्रूस और जुनिपर जो है ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह, है ना। लैंडस्केपिंग या फिर गार्डनिंग के लिए जो क्या कहते हैं गार्डनिंग वगैरह में लैंडस्केपिंग प्लांट, है ना, आपने देखे होंगे बहुत जगह पार्क वगैरह में भी ये सारे पेड़ को लगाए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं और अट्रैक्टिव फॉलिएज, यानी इनके जो पत्तियां जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। एज वेल एज एबिलिटी की बात करें तो ये हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी खुद को बचा के रखती हैं, सर्वाइव कर पाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना, ये पॉपुलर चॉइसेस हमें देखने को मिलता है। क्रिएटिंग ग्रीन स्पेसेस एंड एनहेंसिंग लैंडस्केप, है ना। तो एक तरीके से ग्रीन स्पेस जो भी है हरा भरा जगह बनाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए लैंडस्केप को अच्छे मतलब अच्छा दिखाने के लिए, तो हम ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स का यूज़ करते हैं। चौथा हम बात करें मेडिसिनल एंड न्यूट्रास्यूटिकल यूजेस की, तो देखिए कुछ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज हैं जो कि आपके मेडिसिनल और न्यूट्रास्यूटिकल एप्लीकेशंस में काम आते हैं। तो जैसे कि हम बात करें एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम गिंको लीव्स से जो हम एक्सट्रैक्शंस निकालते हैं उसका हम ट्रेडिशनल मेडिसिन या फिर क्या है उसके ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। बात करें इनके पोटेंशियल बेनिफिट्स की, तो ये एक तरीके से कॉग्निटिव फंक्शंस यानी ट्रीटमेंट सर्टेन एलिमेंट, है ना। तो बहुत से बीमारियों में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इनकी पोटेंशियल होती है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इनमें हमें देखने को मिलते हैं जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। साइकेड्स की बात करें तो ये भी क्या है बहुत से कंपाउंड्स कंटेन करके रखता है अपने अंदर, है ना, जो कि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लोर करता है। बात करें हम पांचवा यहाँ पे पॉइंट जिसमें कि आप लिख सकते हैं एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल रोल के बारे में, तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो है एक तरीके से वाइटल रोल प्ले करता है और मेंटेन करने का काम करता है इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस और फंक्शनिंग को मेंटेन करने का काम करता है। ये कंट्रीब्यूट करता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, है ना, कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साथ ही ये हेल्प करता है क्या, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय एब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग, है ना। तो यही चीज़ मैंने बताया, ये क्लाइमेट को मिटिगेट करता है और एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का काम करता है। एडिशनली हम बात करें
तो जिम्नोस्पर्म जो फॉरेस्ट है ये प्रोवाइड क्या करता है, हैबिटाट प्रोवाइड कराता है किनको, वेरियस एनिमल स्पीसीज जो है ना, जो कि एक तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। इसकी जो डीप रूट्स और डेंस कैनोपीज जो होती हैं, उनकी जो डालियाँ जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस होती हैं, वो क्या करती हैं, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती हैं और मेंटेन करती है वाटर इक्वालिटी को, है ना। तो ये चीज़ आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आपको ये वाले पेड़ मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने बताए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके डाइवर्स एप्लीकेशन और कंट्रीब्यूशन मिल जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स के। तो हाईलाइट जो कि इसके हाईलाइट क्या करते हैं, मतलब ये डिफरेंट सेक्टर्स में, वेरियस सेक्टर में आपको हाईलाइट होते हुए दिख जाएंगे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, और हेल्थ केयर से लेके आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन तक आपको ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का यूज़ मिल जाएगा। आ जाते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे आई थिंक मैंने जो है आपको शुरू में क्वेश्चन 7 ही बताए थे, बट यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 8 क्वेश्चन में जो है यहाँ पे आपको लेबल डायग्राम बनाना है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ पैल्मेला स्टेजेस इन कैल्मिडोमनास। तो देखिए पैल्मेला स्टेज क्या है, तो यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा होता है, यानी कुछ इस प्रकार से आपका एक पैल्मेला स्टेज आता है। पैल्मेला स्टेज जब इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास इस टाइप के फ्लैजिला नहीं आते। जब एब्सेंस ऑफ वाटर होता है तो वो अपने फ्लैजिला को क्या कर देते हैं गाइस, शेड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनमें डिवीजन स्टार्ट होता है। नॉर्मली आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका क्या होता है गाइस, आपका कैल्मिडोमनास होता है। देन इनके बाद यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से ये इनमें डिवीज़न जो है, पेरेंट डिवीज़न जो है गाइस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे गाइस डिवीज़न जो है पेरेंट सेल का, यहाँ पे डिवीज़न जो है इनके जो साइटोप्लाज्म है इस तरीके से बंटने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म बंटते हैं गाइस, ये फूड आउटर सेल में क्या होते हैं गाइस, कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये एक तरीके से सबसे पहले जूस पोर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं गाइस, जूस पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो आगे चल के आपके क्या है, कैल्मिडोमनास बनाते हैं। बात करें कुछ वैसे होते हैं जो जिन्हें क्या होता है गाइस, वाटर नहीं मिलता, यानी एब्सेंस होता है वाटर, क्योंकि ये देखिए जो कैल्मिडोमनास ये ज़्यादातर आपके वाटर में अकोर होते हैं, है ना, वाटर मॉइस्चर चाहिए होता है ना। जब एब्सेंस ऑफ वाटर होता है गाइस, एब्सेंस ऑफ वाटर होता है तो ये कुछ इस तरीके से पैल्मेला स्टेज में चले जाते हैं। पैल्मेला स्टेज में क्या होता है, तो ये जो इनके जूस पोर्स होते हैं ये क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं अपने इसको क्या नाम है, फ्लैजिला को। और इनके सराउंडिंग में आप देखिएगा इसमें जेलेटिनस सब्सटेंस देखने को मिलता है, इसे जो हम कहते हैं ये पैल्मेला स्टेज में है। और ये पहले जब इन्हें क्या होता है, वाटर मिलता है, या मैं बोलूँ जो कंडीशन होता है इनके लिए सूटेबल कंडीशन आ जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसमें से बाहर निकल जाते हैं। पैल्मेला स्टेज में भी देखिए क्या है कि इस तरीके से जो स्पोर्स हैं ये 4 स्पीसीज में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे सेल जो है इस तरीके से आपके 4 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से पैल्मेला स्टेज आपको देखने को मिलता है। बात करें ट्रू फंजाई के हाइफा जो होता है माइसीलियम का जो यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो वेसिकल्स जो है उसके अरेंजमेंट को आपको बताना है। तो ये देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे वेसिकल्स के यहाँ पे अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे, ये रहा इसका टिप, और ये बिल्कुल टिप के पास आपके गोले गोले से जो होंगे ये वेसिकल होंगे। इसके अलावा जो है ये क्या कहते हैं, स्पिट्ज़ेन कॉर्पर कहलाता है, और ये ग्रोइंग हाइपल टिप है। तो यहाँ पे से ये हाइफा जो है गाइस ग्रो होता है जैसे जैसे वेसिकल्स बढ़ता है। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। बात करें यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम ऑफ सेलेगनेला की, यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बताना है। तो देखिए जब हम कुछ इस तरीके से इनके मेगास्पोरेंजियम यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, सेलेगनेला की। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हमने इसको लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से हमने काटा, है ना। और जब हमने काटा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, ये है जस्ट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेगास्पोरेंजियम है, और इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, ये जो आउटर वॉल जो देख रहे हैं गाइस, ये स्पोरेंजियल वॉल कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ये जो एक्सिस है जिसके ऊपर ये क्या स्टॉक्ड है, ये आपका क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोफिल एक्सिस कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ये लिग्यूल कहलाता है, जो कि इसके स्टॉक से अटैच्ड होता है। बात करें इसके बाद मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोर्स, ये जो 3 है मेगा स्पोर्स कहलाते हैं। मेगा स्पोर्स दैट्स आर फीमेल को ये क्या कहते हैं,
फीमेल स्पोर्स, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, एक बार देख लीजिए और एकदम से आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, डिट्टो यही आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ राइजोम ऑफ टेरेस। तो देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ राइजोम टेरेस जो है कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। यहाँ पे जो ये गोला गोला सा जो स्ट्रक्चर है इसे रूट ट्रेस कहते हैं। इसके सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको हाइपोडर्मिस, है ना। और ये जो टिश्यू होती है गाइस इसे ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू के अलावा जो एंडोडर्मिस लेयर से मिलके बनी हुई होती है ये वाला जो है, ये इसके लेयर को, सबसे आउटर वाले लेयर को हम एंडोडर्मिस कहेंगे। इसके अंदर आपका गाइस फ्लोएम होता है, उसके बाहर पेलिकल होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाइलम होता है। तो कुछ इस प्रकार से राइजोम ऑफ टेरेस का आपको डायग्राम बनाना है। इसके अलावा एक और डायग्राम है यहाँ पे जो कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कोन ऑफ पाइनस के बारे में बताया गया है, किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो गोला गोला ये साइड में देख रहे हैं, ये क्या है, माइक्रोस्पोरोंजियम है। क्या है गाइस, माइक्रोस्पोरोंजियम है। इसके अलावा जिसके अंदर ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरोंजियम होता है, वो जो एक तरीके से कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे रेजन डक्ट आप देख सकते हैं। बीच वाला जो होता है गाइस कोन एक्सिस होता है, ये आपको कुछ इस तरीके का, तो ये आप बना लीजिएगा। बिल्कुल आसान सा फिगर है, बहुत अच्छा डायग्राम है। तो इतना कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा। तो आई होप सो जो आपका जो यहाँ पे है, ये थोड़ा सा फास्ट वे में मैंने बताया, बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब तो नहीं किया, बट इतना डिस्क्राइब कर दिया कि आप रास्ते में चलते चलते एग्जाम सेंटर पहुँचते पहुँचते भी आप इसको एक बार तो पढ़े ही लोगे, ठीक है। तो देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से करिएगा। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।